हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। तो जैसा कि एक सुनहरा सफ़र चल रहा है जीत की जंग का यूपी टेट स्पेशल में जीत की जंग का एक सुनहरा सफ़र चल रहा है और उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि इस बार जो आपका 28 नवंबर को पेपर है वो जो हमारी ये सीरीज चल रही है कंटिन्यू प्रैक्टिस सीरीज जीत की जंग की, हम उम्मीद करेंगे इस जीत की जंग से 22 से 25 क्वेश्चंस आपके पेपर में 28 नवंबर को आपको देखने को मिले। हमारा पूरा प्रयास है। चलिए फिर अपने सुनहरे सफ़र को स्टार्ट करते हैं और आज के क्वेश्चंस कुछ खास होने वाले हैं और आज हम कुछ खास लेके आए हैं आपके लिए। चलिए एक एक क्वेश्चंस बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। आइए, जॉन का कोई कमरा है, जॉन के पास एक कमरा है और कमरे में फर्श लगी होगी। ठीक है, जॉन के पास कमरा है, कमरे में फर्श लगी हुई है 10 मीटर गुणे 3 मीटर की। बात को समझते चलना। वह फर्श पर 15 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर वाली टाइल्स लगाने का निर्णय लेता है। वह इस लंबाई की टाइल्स लगाने का निर्णय लेता है। उसे कितने टाइल्स की ज़रूरत होगी? ठीक है, हमने कहा ये एक उसका कमरा है, 10 मीटर गुणे 3 मीटर का। वह इस कमरे में टाइल्स लगाना चाहता है। टाइल्स कहती है 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। वो चाहता है हम इस कमरे में टाइल्स लगाएं जो 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ये 15 होगी और ये 8 होगी। ठीक है, कहीं भी रखो, 15-8 की बात हो रही बस। मतलब जो टाइल्स है उसकी लंबाई दी गई है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी गई है 8 सेंटीमीटर की। टाइल्स की लंबाई दी गई 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है। तो सबसे पहले आपको अगर ये पता हो कि जो टाइल्स है वो कितना एरिया घेरती है, भैया उसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो मीन्स एरिया का मतलब कितना क्षेत्रफल वो घेरेगी। जैसे ये हमारा कमरा है, जैसे जो हमारा कमरा है, तो ई कमरे में यहाँ जैसे हमका टाइल्स लगावे है, कितनी, एक 15 सेंटीमीटर की टाइल्स लगानी है और एक 8 सेंटीमीटर की टाइल्स लगानी है। ठीक है, तो ये टाइल्स जो है कितना एरिया कवर करेगी, हम इस चीज़ को बताना है। टाइल्स कितनी, 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। मीन्स 15 और 8 है तो मीन्स एक आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक टाइल्स कितना एरिया घेरेगी। और अगर हम कमरे का क्षेत्रफल निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि कमरे में कितनी टाइल्स लगेंगी। तो आइए सबसे पहले कमरे का क्षेत्रफल निकालते हैं। कमरा किस आकार का है? आयत के आकार का है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आइए, कमरा क्या है? 10 मीटर। अब सुनिएगा, टाइल्स की जो यूनिट दी है वो सेंटीमीटर में दी है। टाइल्स की जो यूनिट दी है वो सेंटीमीटर में दी है और कमरे की जो यूनिट दी है वो मीटर में दी है। तो हम इसको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 10 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट के लिए 100 से गुणा कर दो, गुणे 3 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर दो। अपॉन में टाइल्स का क्षेत्र, ये कमरे का क्षेत्रफल हो गया, कमरे का एरिया, अपॉन में टाइल्स का एरिया, टाइल्स का एरिया। टाइल्स भी हमारे आयत की आकार की है तो इसका एरिया भी लंबाई गुणे चौड़ाई ही लगेगा। लंबाई कितनी दी गई? 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी दी गई? 8 सेंटीमीटर। कैंसिल आउट करिए, देखिए कुछ कट रहा है। 5 दूनी 10, 5 3 15, ये कटेगा 3 एक 3, ये कट जाएगा 2 चौको 8, ये कटेगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मीन्स 2500 टाइल्स इस कमरे में लगेंगी। बताइए कुछ करना है भैया? जहाँ पे आप वर्क कराना चाहते हो पहले उस एरिया का क्षेत्रफल निकाल लो, पहले उस एरिया का क्षेत्रफल निकाल लो। मीन्स आप इस कमरे में टाइल्स लगाना चाहते हो तो सबसे पहले आप इस कमरे का क्षेत्रफल निकालो, फिर टाइल्स कितनी लंबी है और कितनी चौड़ी है उसका क्षेत्रफल निकाल दो, उससे डिवाइड कर दो, टाइल्स की संख्या मिल जाएगी कि कितनी टाइल्स लगेंगी। चलिए आगे बढ़ाते हैं। आइए, चक्रवृद्धि ब्याज भी दे दिया। देखिए आज प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1800 रुपये की राशि 2 वर्षों में 2178 रुपये हो जाती है। बहुत ध्यान से समझिएगा, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा है कि 1800 रुपये की राशि है। ठीक है, समय दे रखा है 2 वर्ष और 2 वर्षों में ये कितनी हो जाती है? 2178 हो जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब भैया समझिएगा, ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आएंगे तो हमने आपको बताया था कि अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो बनाते हैं। अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो बनाते हैं।
अमाउंट बटे प्रिंसिपल कर दो। अब काटो, देखो किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 छंग 18, ये 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, खासी जाएगा 3 छंग 18। ये देखो 6 एकन्नम 6, ये कटेगा 6 एकन्नम 6, 6 दूनी 12, 6 एकन्नम 6, मीन्स देखो बेटा ये आ गया 121 बटे 100। अगर जिन्होंने हमसे चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास ऑनलाइन पढ़ी हुई है उन्हें ये बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखिए ये प्रैक्टिस बैच है तो सब कुछ एक्सप्लेन कर पाना उचित नहीं होगा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमें कराने हैं, पेपर बहुत करीब है। तो जितने बच्चे अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए थे वो पुरानी क्लासेस ज्वाइन भी कर लें, एक एक क्लास पढ़ते रहें, क्योंकि पेपर बहुत करीब है और हमारे पास समय बहुत कम है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। तो भैया ये जो आ गया अमाउंट बटे प्रिंसिपल आ गया। अब समय कितना दिया गया, 2 वर्ष, तो देखो ये स्क्वायर होगा किसका, 11 बटे 10 का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। देखिए 10 रुपये आपके पास थे, 11 रुपये आपको मिल रहे हैं, तो ब्याज कितने रुपए मिले, 1 रुपये। एक प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, अपॉन में प्रिंसिपल लगते हैं, 10 10 100, 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 10%। बताइए क्लियर है सभी को भैया। अब बात को समझना, हमें अमाउंट और प्रिंसिपल दे रखा है, ठीक है, अमाउंट और प्रिंसिपल दे रखा है। सबसे पहले आप अमाउंट और प्रिंसिपल को कैंसिल आउट करना और उसको देखना कि वो जो है जितने वर्ष दिए होंगे, जितने वर्ष दिए होंगे उतने ही वर्ष का वो, जैसे यहाँ पे स्क्वायर 2 दिया गया है तो ये स्क्वायर बनेगा। अगर यहाँ पे वर्ष 3 होते तो यहाँ पे क्यूब बनता, मीन्स ये उसी हिसाब से संख्या आती हैं, काटने पर आपको उसी हिसाब से संख्या मिलेंगी जिस हिसाब से आपके पास समय होगा। तो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो बनाना है, ऊपर अमाउंट रख दो नीचे प्रिंसिपल रख दो, उसको काटना स्टार्ट करो और समय देख लो 2 वर्ष है, इतना काटो कि वो संख्या मिल जाए जो किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर हो। तो हमें ये 11 का स्क्वायर मिल गई, ये 10 का स्क्वायर हो गई, तो 11 बटे 10 का स्क्वायर हमने कर दिया, ये आपका अमाउंट हो गया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, बात क्लियर है, इतनी क्लियर है, ठीक है। अब आपके पास 10 रुपए थे, अपने बैंक में जमा किया, बैंक ने 11 रुपए दिए, तो ब्याज कितना लगा, 1 रुपए का। 10 रुपए जमा किए थे, 11 रुपए मिले, तो ब्याज 1 ही रुपए का लगा। तो ब्याज गुणे 100 अपॉन में प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 10%। चलिए, सैम ने 480 प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे, उसने उनमें से प्रत्येक को 42 रुपए की दर से बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत कितना था। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सैम ने 480 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे, मतलब 480 रुपये के प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे। 20 दर्जन, एक दर्जन की कीमत है 480 रुपये, तो 20 दर्जन की कीमत कितनी हो जाएगी, 9600 रुपये। ठीक है, ये 20 दर्जन, ये दर्जन है, ये 1 दर्जन की कीमत है, 1 दर्जन की कीमत, यही तो है। जब 1 दर्जन आपको 480 रुपये में मिलता है, जब 1 दर्जन आपको 480 रुपये में मिलता है और उसकी कीमत 20 रुपये है, 20 रुपये दर्जन, हाँ खिलौने खरीदे गए, तो 480, सॉरी मुझे लग रहा है कुछ गलत पढ़ रहे हैं क्या, ठीक है सही, 480 रुपये में 1 दर्जन खिलौना मिलता है, 480 रुपये में आपको 12 वस्तुएं मिलती हैं, तो 20 दर्जन वस्तुएं खरीदी गई हैं, तो 480 में 1 दर्जन है, तो 20 दर्जन कितने रुपए में होंगे, 9600 रुपये में होंगे। ठीक है, फिर कहा उसने उनमें से प्रत्येक को 42 रुपये की दर से बेचा, मीन्स एक वस्तु को 42 रुपये में बेचा। बात को समझना चाहिएगा भैया, समझते चलिएगा। अगर 20 दर्जन है, 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती, 12, तो 20 दर्जन में कितनी वस्तुएं हो जाएंगी, 240। क्लियर, 1 दर्जन में 12 ही तो होते हैं, तो 20 दर्जन में कितने हो जाएंगे, 240। आपने 9600 रुपये में खरीदा था 240 वस्तुओं को, तो एक वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, 40 रुपये। बात समझिएगा, 40 रुपये प्रति खिलौना। आपने एक खिलौना 40 रुपये में खरीदा है और एक खिलौना 42 रुपये प्रति खिलौने की दर से बेचा है, तो आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। लाभ हुआ 40 रुपये की वस्तु आप 42 रुपये में बेच रहे हो, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 2 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी, सीपी का मतलब 4,
ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंची 10। देखिए 5% आ रहा है। बहुत लोग नहीं समझ पाए होंगे, मैं समझ रहा हूँ क्या नहीं समझ पाए होंगे, फिर से समझा दे रहा हूँ। बहुत लोग क्या होते हैं, क्वेश्चंस को तोड़ने का काम नहीं करते, क्वेश्चन को समझने का काम नहीं करते, उनको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ के ही थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। देखो 480 रुपये प्रति दर्जन मीन्स 480 रुपये में 1 दर्जन वस्तु मिलती है। आपने कितनी वस्तु खरीदी? 20 दर्जन। तो 480 रुपये का 1 दर्जन था, जब 20 दर्जन से गुणा करोगे तो 996 रुपये का आपने वस्तु खरीदा। अब सुनिएगा, अगर आपने 20 दर्जन वस्तु खरीदा है तो वस्तु कितनी खरीदा है? 1 दर्जन में 12 होती है तो 20 दर्जन में कितनी हो जाएंगी? 240। आपने 240 वस्तु कितने रुपए में खरीदा था? 9600 रुपए में खरीदा था। तो जब 9600 को 240 से भाग कर दोगे तो एक वस्तु की कीमत आ जाएगी कि आपने 40 रुपए में प्रति खिलौना खरीदा और फिर आपने बेच दिया 42 रुपए प्रति खिलौने की दर से बेच दिया। 40 रुपये प्रति खिलौना खरीदा और 42 रुपये प्रति खिलौना बेच दिया, आपको लाभ हुआ। लाभ कितने रुपए का हुआ? 2 रुपये का। तो होता क्या है, लाभ गुणे 100 बटे में CP, ये फार्मूला होता है। आंसर आ गया आपका 5%। क्लियर है? अब तो परेशानी नहीं है। कोई कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो, डाउट हो तो तुरंत क्लियर करिए, अगर कहीं पर ना समझ में आया हो तो। चलिए आगे बढ़ाया जाए। आइए, कह रहा है एक कस्बे की आबादी एक दशक में 1,85,000 से बढ़कर 2,77,500 हो गई। प्रतिवर्ष जनसंख्या की औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक शहर की जो आबादी है वो 1,85,000 से कितनी हो गई है? 2,77,500 हो गई है। सबसे पहले आप निकालो कि आबादी कितनी बढ़ी है। 1,85,000 से जब 2,77,000 हो गई है तो आबादी में वृद्धि कितनी हुई है? तो 2,77,500 से 1,85,000 घटा दो। ठीक है, 2,77,500 से 1,85,000 को घटा दो। 0 0 5 7 से 5 जाएगा 2, 1 हाथ से जाएगा 17, 17 से 8 जाएगा 9। आपकी जो वृद्धि हुई है जनसंख्या में वो कितनी हुई है? 92,500। प्रतिशत वृद्धि निकाल लो। प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है? वृद्धि गुणे 100 बटे में प्रथम जनसंख्या। कितनी वृद्धि हुई? 1,85,000 से 1 2 3 1 2 3 0 कट गए, ये काटिए। 185 है, 5 3 15, 3 जाएगा 5 7 35, ये कटेगा। 5 1 5, 4 जाएगा, 5 8 40, 50 25। ठीक है, ये कट जाएगा 5 बार में, मीन्स 50 आ गया। सुनते जाना बस। प्रतिशत वृद्धि आपका आ गया 50%। अब समझते जाइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अभी आपने सिर्फ प्रतिशत वृद्धि निकाला है। देखिए कैसे निकाला, एक बार फिर से समझो। एक गांव की जनसंख्या 1,85,000 है, उस गांव की जनसंख्या बढ़कर 2,77,500 हो जाती है। तो उसने कहा एक दशक में बढ़कर हो गई, तो प्रतिवर्ष जनसंख्या की औसत वृद्धि क्या है? प्रतिशत औसत वृद्धि क्या है? वृद्धि प्रतिशत क्या है? कुछ भी कहे। ठीक, तो हमने पहले देखा कि हमारी जनसंख्या 1,85,000 है और 1,85,000 से 2,77,500 हो गई। तो सबसे पहले हमने निकाल लिया कि जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई। जनसंख्या में जो वृद्धि आई थी वो आई थी 92,500 की। प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो वृद्धि गुणे 100 बटे में प्रथम जनसंख्या। काटा पीटा तो प्रतिशत वृद्धि पता चला कि 50% की वृद्धि हुई है, 50% की वृद्धि हुई है। अब ऑप्शन से कहीं पे 50% नहीं है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। एक लैंग्वेज यहाँ देखो, एक दशक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लैंग्वेज समझना होगा। एक दशक तो कह रहा
प्रतिवर्ष जनसंख्या की औसत प्रतिशत वृद्धि क्या है? एक दशक में मीन्स 10 साल में। तो 50% को 10 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 5%। मीन्स प्रतिवर्ष जो है 5% की जनसंख्या में वृद्धि होती है, 10 साल में 50% की वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। बहुत सारे बच्चे इसकी लैंग्वेज सुन के ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे हल करेंगे। आगे बढ़ाएं, आइए। 100 संतरे 450 रुपए की दर से खरीदे गए और 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, आइए। हमने ऐसे क्वेश्चन में आपको कहा था सीपी और एसपी की ज़रूरत होती है। जब तक आपके पास सीपी और एसपी नहीं होगा, आप लाभ और हानि नहीं निकाल सकते हो ना। कहा क्या? 100 संतरे 450 रुपए की दर से खरीदे गए। हमने कहा था जब आप किसी दुकान पे सामान लेने जाओगे तो सबसे पहले सामान ले लेना, बाद में रुपए देना। सबसे पहले सामान ले लेना, बाद में रुपए देना, ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आइए 100 संतरे हमने ले लिए और बाद में हमने इसको 450 रुपये दे दिए। ठीक है, फिर कह रहा है 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे गए। 60 रुपये प्रति दर्जन, दर्जन का मतलब एक दर्जन में 12 सामान ले लिए, 60 रुपये हमने दे दिया। इसका गुणा इसके साथ करते हैं। चलिए, 0 है, 12 का गुणा करिए, 12 पंचे 60 का 0, हासिल लगा 6, 12 दूना 24 और 6 30, और 100 का गुणा इसमें कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6000। बात क्लियर हो गई इतना? अरे सॉरी, हमें लगता है हमने गुणा किया, गलत किया। 12 पंचे 60 का 0, हासिल लगा 6, और 12 चौको 48 और 6 54। ठीक है, 54, एक 0 कम हो जाएगा। फिर से गुणा करके लिख देते हैं। इसका गुणा इसमें करना है, 1 0 रख दो 12 से, 12 पंचे 60 का 0, हासिल लगा 6, 12 चौको 48 और 6 54। 5400 रुपये की वस्तु। बात को समझ रहे हो सभी लोग? बताओ, क्लियर है? हमने आपको बता रखा है कि सबसे पहले आप सामान लोगे, बाद में रुपए दोगे। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं तैयार किए तो फिर क्वेश्चंस गलत करके चले जाओगे पेपर में। सबसे पहले आपको सामान ले लेना है और बाद में इसको रुपए देना है। ठीक है, अब समझिएगा, 100 संतरे 450 रुपये की दर से खरीदे गए, मीन्स क्रय किया गया, मीन्स सीपी हमें दिया गया है। हमने कहा हमने 100 संतरे ले लिए और 450 रुपये दे दिए। आगे क्या कह रहा है? 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, मीन्स 60 रुपये में कितने बेचे गए हैं? 12 बेचे गए हैं। तो सबसे पहले हमने 12 सामान ले लिया, बाद में 60 रुपये दे दिया। अब इसका गुणा इसके साथ करते हैं और इसका गुणा इसके साथ करते हैं। तो 5400 रुपये की वस्तु है, 6000 रुपए में बेची गई। ये वस्तु का क्रय मूल्य आ गया और ये वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? 5400 रुपए की वस्तु कितने में बेची गई? 6000 में। तो आपको क्या हुआ? लाभ हुआ। लाभ हुआ कितने रुपए का? 600 रुपए का। तो हमसे कहा प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी। सीपी का मतलब 5400, 2 0 से 2 0 काट दो ये वाले, और 6 का नम 6, 6 9 54। आंसर आ जाएगा आपका 100/9%, या इसको आप लिख सकते हो 11 सही 1/9%। बताइए कोई परेशानी किसी को? ऐसे ये बहुत सारे प्रश्न हम आपको सॉल्व करा चुके हैं और हम रोज 1-2 क्वेश्चन ऐसे करा रहे हैं। ये आपके टेट के पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये। चलिए आगे समझिएगा। निम्नलिखित में से किसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? किसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा आएगा? चलो चेक करते हैं। 2.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाले भुजाओं वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लगा दो, 2.5 गुणे 2 तो 25 दूना 50, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। चलो आगे आओ। यदि ये 3 4 5 भुजाओं वाला एक त्रिभुज, 3 4 5 दिया गया है तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, लंबाई गुणे चौड़ा ऊंचाई। तो 1/2, लंबाई कितनी है? 3, ऊंचाई कितनी है? 4, कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा कितना दिया गया? 4, √3/4, 4 गुणे 4,
ये 4 से 4 कट जाएगा, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। √2 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर 22/7 और 2 22 दूना 44/7 और 7 से काट दो 7 × 21 7 × 28 7 × 35 35 5 40 और 4 8 35 9 7 तो 8 56 मतलब 5.8 सेंटीमीटर स्क्वायर के करीब में जाएगा। आप समझिएगा क्वेश्चन देखो, हमने सारे आंसर तुरंत निकाल दिए, जो कहा था उसके फॉर्मूले लगा के सारे क्वेश्चन निकाल दिए। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सही 3 4 5 क्या है, 3 4 5 समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से। उसने कहा निम्नलिखित में से किसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा होगा, तो देखिए ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा होगा। इस बार एक नए पैटर्न का क्वेश्चन अगर आपके साथ जुड़ेगा टेट में तो वो यही होगा 100%, क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए कितने फार्मूले पूछेगा 1 2 3 4 मीन्स सभी फार्मूले आपसे पूछ सकता है पेपर में। एक नया टाइप का क्वेश्चन अगर जुड़ेगा तो ऐसा आपके पेपर में जुड़ सकता है। चलें आगे बढ़ें। चलिए 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है यदि लाभ प्रतिशत 28% है तो x का मान क्या होगा। 32 वस्तुओं का जो CP है वो x वस्तुओं के SP के बराबर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं CP/SP = x/32 मीन्स x वस्तुएं खरीदी गई और 32 वस्तुएं बेची गई। ठीक है, आपने एक फार्मूला पढ़ा है SP = CP 100 ± x/100। देखो हम इसी से लगा देंगे अभी, नहीं ये नहीं आपने एक चीज़ पढ़ा है प्रॉफिट परसेंट = प्रॉफिट × 100 CP। तुम करोगे सर जी ये क्या कर रहे हैं भैया देखो उस टाइम हम ध्यान नहीं दिए थे, इस टाइम ध्यान दिए। हम प्रॉफिट परसेंट इसलिए लिए क्योंकि आपको प्रॉफिट दिया गया 28%, आपको लाभ परसेंट दिया गया कितना 28 रख दो। ठीक, प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट तो आपके पास है नहीं लेकिन प्रॉफिट परसेंट है, तो प्रॉफिट × 100 CP क्या है हमारा x है। अच्छा ये फंसा देगा, ये फंसा देगा आपको क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिया इसलिए इससे नहीं लगेगा। चलो कुछ और सोचो। कह रहा है x वस्तु क्या कह रहा है 32 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। ठीक है, x वस्तु क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है यदि लाभ प्रतिशत 28% है तो x का मान क्या होगा। चलो फिर ये लगा देते हैं और क्या, फिर यही लगाना पड़ेगा हमें। हम सोचे थे उससे आ जाए ज़्यादा अच्छा है लेकिन नहीं आया तो कोई बात नहीं, 100 ± x/100। चलो कोई बात नहीं भैया। SP कितना दिया गया 32, CP हमें निकालना है, लाभ कितना हो रहा 28% का तो 128/100। काटो इसको, देखो इससे आ रहा है आंसर। ये कटेगा 4 से, 4 दूनी 8 4 पंचे 20, ये 4 दूनी 4 3 12 और 4 दूनी 8, ये 32 से 32 कट जाएगा, CP बराबर आ जाएगा 25। फर्जी का इधर घूम रहे थे। देखिए पहली बार में हम थोड़ा सा क्वेश्चंस कंफ्यूज हो गए थे, उसकी लैंग्वेज से मैंने सोचा था प्रॉफिट परसेंट से वो आंसर निकल आएगा, बट वहाँ पे प्रॉफिट नहीं दे रखा था। जो हमने इससे पहले वाला फॉर्मूला लिखा था वो लिखा था प्रॉफिट परसेंट = प्रॉफिट × 100 CP। हमने सोचा था कि CP निकालना है हमें, CP क्योंकि x है, x की वैल्यू ही हमें निकालनी है, तो हमने सोचा था इससे आराम से निकाल लेंगे। बट एक चीज़ हमने देखा कि हमें प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, प्रॉफिट की वैल्यू नहीं दे रखा, तो इससे आंसर नहीं आएगा, इसीलिए हमने इसको तुरंत रफ कर दिया। मुझे समझ में आ गया इससे नहीं आएगा। फिर मुझे समझ में आया कि एक फार्मूला हमारे पास है SP = CP 100 ± x/100। SP देखो विक्रय मूल्य कितना दिया गया 32 रुपये, 32 रख दो। CP क्या है हमारा x है तो हमने उसको CP ही रहने दिया। लाभ कितना हो रहा है 28% का, जब भी लाभ होगा तो जुड़ जाएगा 100 में, जब भी लाभ होगा तो 100 में जुड़ जाएगा, तो 128/100 कर दिया। 4 से काट दिया, 4 दूनी 8 4 पंचे 20, 4 3 12 4 दूनी 8, 32 से 32 कट गया, CP आ गया 25। बताइए बहुत अच्छा प्रश्न है भैया, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल लेना। अगर नए टाइप के, मैंने बोला था आज की क्लास बहुत दमदार होने वाली क्योंकि आज हम नए टाइप के क्वेश्चन आपके साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसीलिए समय भी लग रहा होगा थोड़ा सा क्लास में, और दूसरी चीज़ थोड़ा सा अंदर से एनर्जी की प्रॉब्लम है इस टाइम,
तो थोड़ी सी क्लासेस इसीलिए कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। चलिए आइए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक राशि साधारण, आज मुझे खुद लग रहा है कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। पहली बार मुझे ऐसा फील हो रहा है क्लास में कि आज मैं आप लोगों को समझा नहीं पा रहा हूँ, सच में। बस पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कल क्लास आपको दे नहीं पाया था, इसलिए आज क्लास करनी थी, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम थी इसलिए मैं आज नहीं देना चाह रहा था। बट कारण ये है कि रोज़ रोज़ डिस्टर्बेंस होती है, आपकी क्लास भी मिस होती है और आप भी तैयारी कर रहे हो, एक अच्छी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्लासेस अगर डिस्टर्ब होंगी तो आपको प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। बिल्कुल प्रॉब्लम होना एक स्वाभाविक है, ठीक। लेकिन सच में आप कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद मैं आज आपको उस तरह नहीं समझा पा रहा हूँ जैसे मैं रोज़ समझाता था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ डिस्टर्ब है। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ज़्यादा देर नहीं पढ़ाएंगे। एक राशि साधारण ब्याज समान दर पर 5 वर्ष में इतनी और 8 वर्ष में इतनी हो जाती है। एक राशि जो है साधारण ब्याज पर समान दर पर 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 8,000, और 8 वर्ष में कितनी हो जाती है, 9800 होती है। जब कोई धनराशि कहे हो जाती है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जब कहे कि यह धनराशि 5 वर्षों बाद इतनी हो जाती है, जब हो जाती है तो मीन्स वो मिश्रधन हो जाता है, मीन्स मूलधन हमारा होता है और हो जाती है तो वो मिश्रधन में चली जाती है और मिश्रधन हमारा अमाउंट होता है। 8 वर्षों में कितनी हो जाती है, 9800, समझते चलना। 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 8000। इन दोनों को घटा दो तो 3 वर्षों का ब्याज निकल आएगा कितना, 1800। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 600। समझते चलना भैया। साधारण ब्याज में जब दो अमाउंट को घटाया जाता है, साधारण ब्याज में जब 2 अमाउंट को घटाया जाता है तो हमेशा उतने ही सालों का ब्याज मिलता है। 8 से 5 जाएगा 3 सालों का ब्याज मिलेगा। साधारण ब्याज में जब 2 मिश्रधन को घटाया जाता है तो हमेशा ब्याज मिलता है। 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 1800, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 600। यहाँ से 5 वर्ष का ब्याज निकाल लो, 5 वर्ष का ब्याज 600 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 3000। अब देखिएगा ये आपका क्या है, अमाउंट है, और ये भी आपका क्या है, अमाउंट है। और अमाउंट से जब ब्याज को माइनस किया जाएगा तो क्या मिलेगा, प्रिंसिपल। तो यहाँ पे कितने साल है, 5 साल, मीन्स यहाँ पे 5 साल का ब्याज घटाना होगा। 5 साल का ब्याज कितना आया, 3000। 8000 से 3000 घटा दो, आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा। प्रिंसिपल कितना आ गया, 5000। अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे में समय। जितने साल का ब्याज रखोगे उतना ही समय रखना है। ब्याज कितने साल का, 5 साल का, क्योंकि 3000 रख रहे हो तो 5 साल का ब्याज है तो उतना ही समय रखना है, बटे में 100। 1 2 1 2 1 1, यहाँ से कटेगा 5 छक्का 30, ये कटेगा 12 पंचे 60, तो R बराबर आ जाएगा आपका 12%। सबको समझ में आ रहा भैया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपके पेपर के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा साधारण ब्याज में जब भी 2 मिश्रधन को घटाया जाता है तो हमेशा ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज में 2 मिश्रधन को घटाया जाता है तो हमेशा ब्याज मिलता है। 3 वर्ष का ब्याज 1800 रुपये, यहाँ से हम 1 वर्ष का ब्याज निकाल लिए 600 रुपये। यहाँ पे हमें पता है ये 5 वर्षों का मिश्रधन है। जब मिश्रधन से ब्याज घटाओगे तो मूलधन मिलेगा। तो यहाँ पे हमने 5 वर्षों का ब्याज निकाला, ब्याज से मिश्रधन को घटा दिया तो हमें 5000 मूलधन मिल गया। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। आगे बढ़ते हैं। प्रथम 10 भाज्य संख्याओं का औसत क्या है। भाज्य संख्याएं होती क्या हैं, वे संख्याएं जो स्वयं एक के अलावा, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से जरूर विभाजित हों, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। क्वेश्चन पूछ ले, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, समभाज्य संख्या, ऐसा क्वेश्चन आपके टेट के पेपर में आ सकता है। और पूछ ले सबसे छोटी
विषम भाज्य संख्या, ये सब पूछा जा सकता है आपके पेपर में, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या होती है 4। देखिए 4 जो है 1 से विभाजित है, स्वयं से विभाजित है और 2 से भी विभाजित है ना। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होती है 9। 9 देखिए 1 से विभाजित है, स्वयं से विभाजित है और 3 से विभाजित है। तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9। इतनी बात क्लियर है। अब क्या कहा, प्रथम 10 भाज्य संख्याओं का औसत क्या है। औसत बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे में सभी संख्या, जितनी संख्या जोड़ी जाएंगी उतनी संख्या से डिवाइड करना है, यही एवरेज होता है। तो आइए प्रथम 10 भाज्य संख्या पहले निकालते हैं, जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20। कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गई। प्रथम 10 भाज्य संख्या देखिए 4, 6, 8, 10, अच्छा 9 रह गई, 9 रह गई, 1 मिनट। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19 नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 संख्याएं हो गई। हमसे 10 ही पूछा था, हमने 10 ही लेंगे, क्यों हम ज़्यादा लें। देखिए 4 के बाद 7 तो हो नहीं सकती, 6 के बाद 4 के बाद 5 तो हो नहीं सकती, फिर 6 के बाद 7 हो नहीं सकती, 8 और 9, फिर 10, फिर 11 नहीं हो सकती, फिर 12, फिर 13 नहीं हो सकती, फिर 14, फिर 15 हो सकती है, क्योंकि 15 जो है 5 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 16, 18, 17 नहीं हो सकती ना। ठीक है, इन सबको जोड़ दो, जोड़ो 6, 4, 10, 10, 10, 8, 18, 18, 9, 27, 10, 37 और यहाँ से जोड़िएगा 37 आया इतना। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, 4, 2, 6, 6, 12, 8, 20, 5, 25 जोड़ दो 50, 20, 70 और 30, 100, 7, 5, 12, 112 बटे में 10 कितना आ जाएगा, 11.2। देखो आ गया एवरेज आपका। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिखो, ये नया क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। और ये भी दोनों लिख लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी समभाज्य संख्या और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, ये पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, बिल्कुल ध्यान रखना, कुछ भी फर्जी का नहीं पढ़ाया जा रहा, वही पढ़ाया जा रहा है जो पेपर में पूछा जा सकता है आपके। ठीक है, चलिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल S है और दिए गए वर्ग के मध्य बिंदुओं को जोड़कर बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल A है, तो A/S का मान किसके बराबर है। ठीक है, एक वर्ग है ये, एक वर्ग है ये, और वर्ग के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक और वर्ग बनाया जाता है। यही तो कह रहा, इस देखो ऐसे बनाया जाता है ये। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, हम ये कह सकते हैं ये ABCD है और ये EFG और H है, ये कह सकते हैं। तो होता क्या है, वर्ग ABCD का वर्ग EFGH का क्षेत्रफल बराबर 1/2 वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। ये ध्यान रखिएगा, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, ABCD के क्षेत्रफल का आधा ही वर्ग EFGH का क्षेत्रफल होगा। जब मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक और वर्ग बनाया जाएगा तो जो हमारा पुराना वाला वर्ग होगा, जो मूल वर्ग होगा, मूल वर्ग के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा। हमने कह दिया इसका क्षेत्रफल A बराबर 1 है, A बराबर क्या है, 1 है, वो A बराबर 1 है। यही तो कहा ना, एक वर्ग का क्षेत्रफल S है, सॉरी एक वर्ग ये S है, S बराबर हमने कह दिया 1 है, इस वर्ग का क्षेत्रफल हमने कह दिया 1 है।
तो जोड़कर बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल a है। तो जो मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक वर्ग बनाया गया, इसका क्षेत्रफल क्या है? a है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? जो ये जोड़कर बनाया गया है ये ABCD के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो 1 का आधा क्या हो जाएगा? 0.5, यही तो हो जाएगा 1 का आधा। बात क्लियर है कि नहीं? देखो हमने इसके क्षेत्रफल को मूल वर्ग के क्षेत्रफल को 1 मान लिया, क्योंकि कहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल S है। तो ये वर्ग है, इसका क्षेत्रफल अगर S है तो हमने कहा S बराबर 1 है। बात क्लियर है? फिर कहा दिए गए वर्ग के मध्य बिंदुओं को जोड़कर बनने वाले, इसके वर्ग के मध्य बिंदुओं को जोड़कर बनने वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल a है। इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या कह दिया? a है। तो हमने कहा ये जो इसका क्षेत्रफल है वर्ग EFGH का क्षेत्रफल क्या होता है? मूल वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो ABCD का आधा होगा। ABCD का क्षेत्रफल कितना? 1 का आधा क्या हो जाएगा? 0.5। आगे बढ़ाएं। A/S का मान क्या होगा? A कितना है? 0.5, S कितना है? 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.5। ये देखो आ गया, ये वाला है आंसर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। बढ़िया प्रश्न है, नए टाइप के प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं। बात क्लियर है सभी लोगों को? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इशू अभी सही नहीं हुआ है। जैसे सही होगा हम क्लास को लॉन्ग करने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों थोड़ा सा आप भी धैर्य बनाओ। प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराए जाएं, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम सही होने के बाद। ठीक है, हम भी थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, नहीं तो क्लासेस में इतनी सॉल्ट नहीं दूँ, बहुत लॉन्ग दूँ, लेकिन मजबूरी है और मजबूरी का नाम है ना। चलो इसीलिए देखो मैं आपसे बात नहीं करता हूँ, सिर्फ पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कम समय में ज़्यादा पढ़ा दिया जाए। ठीक है, आइए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम 35% अंक प्राप्त होना है। अगर आप पास होना चाहते हो तो कितना अंक चाहिए? 35%। अगर आप पास होना चाहते हो तो आपको 35% अंक पाना क्या है? अनिवार्य है ना। अगर 35% अंक नहीं पाए तो आप फेल हो जाओगे। अब होता क्या है, आगे का प्रोसेस समझो, इसकी लैंग्वेज समझो, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, बस लैंग्वेज समझो, आंसर दो। कह रहा है एक छात्र ने 70 अंक प्राप्त किए। एक छात्र जो है वो 70 अंक पाता है और 70 अंकों से फेल हो गया। एक छात्र को 70 अंक दिए गए, लेकिन वो 70 और अंकों से फेल हो जाता है। तो अगर वो 70 अंक इसको दे दिए जाते तो ये पास हो जाता कि नहीं? देखो एक छात्र ने 70 अंक प्राप्त किए, एक छात्र को 70 अंक दिए गए थे और वह 70 अंकों से फेल हो गया। मीन्स 70 अंक उसे कम मिले तभी वो फेल हो गया। तो हमने कहा इसको फेल मत होने दो, फेल होने ही नहीं देना है। हमने कहा इसको पास करो। हमने कहा इसको जो 70 अंक कम मिल रहे हैं वो अपनी तरफ से दे दो। ये पास हो गया। तो ये पास हो गया कि नहीं हो गया? अब जब वो वाले 70 अंक मिल जाएंगे, वह 70 अंकों से फेल हो रहा था, तो अगर उसको 70 अंक दे दिए जाएंगे तो वो पास हो जाएगा। तो पास क्या है? 35% की वैल्यू क्या है? 140। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 35 चौको 140। तो 100% हमेशा कोई भी परीक्षा होगी हमेशा 100% पे होगी। तो 100 से इसमें गुणा कर दो और 100 से इसमें गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका? 400। ध्यान रखिएगा, किसी गांव की जनसंख्या हो, आपका वेतन हो, स्कूल में विद्यार्थी हो, कोई संख्या हो और चुनाव हो, ये सब हमेशा 100% पर होता है। हमेशा 100% इसे बनाना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोई भी संख्या हो, गाँव का चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, कॉलेज के विद्यार्थी हो, आपकी सैलरी हो, ये हमेशा 100% ही होता है। ठीक, तो वो 1% की वैल्यू हमने निकाल ली 4, 100% की वैल्यू 400। तो उस परीक्षा का अधिकतम अंक कितना था? 400। ठीक है, तो आगे कल स्टार्ट करते हैं। अभी क्वेश्चन तो मैंने बहुत सारे लिए हैं, बट क्या करें, कल की क्लास में देंगे ना। आज थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम मुझे लग रही है, तो कल देखते हैं कल क्या होता है कल की क्लास में। ठीक है, लेकिन आप लोग पढ़ते रहो, बिल्कुल टेंशन मत लो। हम चाहे 10-10 क्वेश्चन पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाएंगे जरूर, रेगुलर रहेंगे, रेगुलर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और टेट की तैयारी मन से करते रहो। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और टेट की तैयारी मन से करते रहो, क्योंकि टेट निकालना ही है इस बार। ठीक है, और हम कुछ सुनने वाले नहीं हैं। टेट नहीं निकला तो ठीक नहीं। मिलते हैं फिर कल की क्लास में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।